अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इसका प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका सारा कंसेप्ट समझाता हूं, फिर आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। बहुत बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स हैं, आसान ना भी हुए ना, मैं हूं ना आसान करके बताऊंगा। ओके, अब देखो फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं जी, बर्फ का एक टुकड़ा है जो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है किस पे, समुद्र के पानी पे। ये मैंने देखो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास समुद्र है ना, उसकी सरफेस, उसके पानी की सरफेस है, तो इसके ऊपर क्या है जी, एक बर्फ का टुकड़ा क्या है जी, तैर रहा है। ओके, अब देखो उन्होंने कहा कि ये जो बर्फ का टुकड़ा है ना, इसका 1/10 पार्ट है ना, वो ये जो पानी की सरफेस है इससे बाहर है। ओके, यहां तक क्लियर है। उसके बाद उन्होंने डेंसिटी दे दी, किसकी डेंसिटी ऑफ सी वाटर की डेंसिटी दे दी। अब फिर वो पूछ रहे हैं डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग, ये जो टुकड़ा है ना इसकी डेंसिटी फाइंड करो। बहुत आसान सी बात है। देखो जो कंसेप्ट मैंने यहां पे बताया ना, एक तो उन्होंने ये जो बर्फ का टुकड़ा है, आइसबर्ग का यही मतलब है, बर्फ का टुकड़ा, उसका ये जो वाटर की सरफेस से बाहर वाला वॉल्यूम तो दे दिया, अंदर वाला नहीं दिया। ओके, उन्होंने जो बुक में डेटा दिया हुआ है वही मैंने सबसे पहले क्या हेडिंग बनाई, न्यूमेरिकल सॉल्व करना आते हैं ना, सबसे पहले गिवन डेटा, जो चीज उन्होंने प्रॉब्लम में दी हुई है वो लिखो। अब देखो यहां पे उन्होंने इधर बाहर का वॉल्यूम दिया हुआ था, अंदर का नहीं दिया था। मैंने सबसे पहले लेट कर लिया टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग मतलब जो बर्फ का टुकड़ा है ना, उसका जो टोटल वॉल्यूम होगा उसको मैं वी कह देता हूं, सपोज कर लिया। अब क्यों किया समझ आ जाएगी। अब देखो फिर वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग अबव वाटर, ये चीज डेटा में दी हुई है, न्यूमेरिकल में दी हुई है कि जो हमारे पास वाटर की सरफेस है ना, इसके बाहर जो हमारे पास बर्फ का टुकड़ा है उसका जो पार्ट है, उसका जो वॉल्यूम है वो 1/10 है। इसको मैंने V1 का नाम दे दिया। क्या सपोज कर सकते हैं ना, खुद से नाम दे सकते हैं, बहुत आसान करके लिखा है। इसको मैंने V1 कह दिया। V1 क्या था, 1/10 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। अब देखो हमारे पास टोटल वॉल्यूम जो भी है अभी हमें नहीं पता, हमने इसीलिए उसको लेट किया V। फिर ये चीज उन्होंने दी कि ये जो सरफेस है इधर से जो बाहर है अबव वाटर, वाटर के ऊपर वाला क्या है, 1/10 ऑफ टोटल वॉल्यूम। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो अगर मुझे टोटल वॉल्यूम का मैंने कहा हुआ है V, और अब मुझे ये जो वाटर की सरफेस के ऊपर वाला पोर्शन है ना आइसबर्ग का, उसके वॉल्यूम का पता है, तो मैं नीचे वाला पोर्शन फाइंड कर सकता हूं ना। बहुत आसान है। देखो मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग बिलो वाटर, ये जो वाटर की सरफेस है इससे नीचे, इसको तो सबसे पहले मैंने कहा ये मेरे पास V2 है। अब देखो V2 कैसे आएगा, मुझे टोटल वॉल्यूम को V कह दिया, उसका तो नहीं पता था। फिर इधर से ऊपर वाले को मैंने कह दिया 1/10 ऑफ V। अब मुझे चाहिए ये वाला पोर्शन। ओके, देखो टोटल वॉल्यूम जो था ना उसमें से अगर मैं ये V1 जिस पोर्शन का पता है उसको माइनस कर दूं, टोटल वॉल्यूम V था, अगर इसमें से मैं ये जो बाहर वाला पोर्शन माइनस करूं तो मेरे पास जो बच जाता है वो सरफेस के अंदर ही वाला तो पानी है ना भैया। क्लियर है, आसान है ना। अभी तक जो बात बताई फिर समझा देता हूं। देखो क्या कहा उन्होंने, आपके डेटा में दिया हुआ है कि हमारे पास एक बर्फ का टुकड़ा है, उसको किसमें फेंका जी, फेंका नहीं, वो तैर रहा है किसी भी समुद्र की सरफेस पे। ओके, है क्या, अब ये जो बर्फ का टुकड़ा है इसका 1/10 पार्ट जो है ना ये वाटर की सरफेस से ऊपर है, बाकी उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। हमने सबसे पहले खुद से लेट कर लिया कि इसका जो टोटल वॉल्यूम है ना वो V है। अब दूसरी बात जो डेटा में गिवन थी ना वो ही लिखी कि ये जो वॉल्यूम है ना आइसबर्ग का अबव वाटर, वाटर से ऊपर, वो उसको मैंने V1 कहा। वो क्या था, 1/10 ऑफ टोटल वॉल्यूम। ऐसा ही है। फिर
V2 मैंने खुद फाइंड कर लिया ना। अब मुझे सरफेस से ऊपर वाटर के ऊपर वाला जो पार्ट है आइसबर्ग का, उसका पता है वॉल्यूम। अंदर वाला तो मैं फाइंड कर सकता हूं ना, टोटल में से, टोटल फॉर एग्जांपल जो भी है उसमें से ऊपर वाला निकाला, अंदर ही वाला तो बचता है ना। ओके, क्लियर है यहां तक। इसके बाद उन्होंने डेटा में डेंसिटी दी हुई है सी वाटर की, ठीक है। जो हमारे पास समुद्र का पानी है उसकी डेंसिटी दी हुई है क्या, 1.025 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी का पता है क्या होती है, चैप्टर में पढ़ी है। डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अभी तो हम यहाँ पे सिंपल न्यूमेरिकल्स क्लियर कर रहे हैं, बट अभी आप लोगों के पास दिसंबर, जनवरी, उसके बाद फरवरी एंड मार्च 4 महीने हैं, हाफ मंथ ये भी रहता, बहुत टाइम है। अगर अभी तक कुछ भी नहीं आता ना, फिर भी अभी से स्टार्ट करो तो सब कुछ कर लोगे। ओके, हमने भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, इंशाल्लाह हम जनवरी के एंड पे हम भी कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। साथ साथ कंटिन्यू करो, सब कुछ हो जाएगा। ओके, अब आ जाओ प्रॉब्लम पे। फिर वो कह रहे हैं कि ये जो बर्फ का टुकड़ा है ना, इसकी डेंसिटी मालूम करो भैया। तो मैंने टू फाइंड हेडिंग दी। न्यूमेरिकल का यही तरीका होता है, पहले जो दिया होता है वो लिखो, वो सारी मैंने आपको बात समझा दी। फिर कह रहे हैं हमने जो फाइंड करना है वो डेंसिटी फाइंड करनी है आइसबर्ग की। तो देखो डेंसिटी का सिंबल पता है ना, इस रो से रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी को। तो डेंसिटी ऑफ सी वाटर, ये डेंसिटी का सिंबल किसकी थी, सी वाटर की थी। मैंने नीचे सब स्क्रिप्ट में लिख भी दिया। सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट का पता है क्या, देखो डेंसिटी अगर यहाँ पे नीचे इधर कुछ लिख दो ना, ये होता है सब स्क्रिप्ट, और अगर पावर में कुछ लिख दो वो होता है सुपर स्क्रिप्ट। ओके, अब देखो सी वाटर की बात थी, मैंने यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में सी वाटर लिख दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि ये डेंसिटी किस डेंसिटी की बात हो रही है, सी वाटर की। अब आगे मुझे डेंसिटी फाइंड भी तो करनी है ना, उधर भी मैंने क्या कर दिया, सब स्क्रिप्ट में लिख दिया क्या, आइसबर्ग। ओके, इसकी जो हमारे पास डेंसिटी का सिंबल रो और मैंने सब स्क्रिप्ट में मेंशन कर दिया। ओके, क्लियर है यहां तक। गिवन डेटा थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, इसीलिए बहुत डिटेल में बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं। देखो हमारे पास एक बर्फ का टुकड़ा था, वो क्या कर रहा है, पानी पे तैर रहा है। अब हमने सबसे पहले तो उसका टोटल वॉल्यूम V सपोज कर लिया, लेट कर लिया। अब दिया हुआ है, गिवन है डेटा में कि जो हमारे पास वाटर से ऊपर वॉल्यूम है वो 1/10 है। तो अब देखो हम सिंपल निकाल सकते हैं ना, क्या है जी, नीचे वाला पोर्शन है, देखो वही निकाला हुआ है। V2 कैसे आएगा, V माइनस V1। अब ये थोड़ा सा मैंने ये लाइन आगे खींची हुई है इसीलिए, देखो V, बट V1 तो -1/10 V था ना। अब ये चीज तो आपको सॉल्व करनी आती है, इधर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। क्या था मैंने बताया था ना, अगर 1 हो तो 10 इधर आके मल्टीप्लाई, 10 एलसीएम लिया, इधर 10v माइनस 1v, 10v में से 1v गया तो 9/10v। ओके, ये आपके पास पूरा कंसेप्ट है डेटा का। अब सॉल्यूशन पे आओ कि ये जो हमारे पास डेंसिटी है ना आइसबर्ग की, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। एक कंसेप्ट बताता हूं, जब भी आपके पास ये जो फ्लोटिंग वाला कंसेप्ट आता है ना, इसमें क्या होता है, देखो जैसे ये हमारे पास वाटर की सरफेस है ना, इस पे हमारे पास कोई भी जो चीज क्या कर रही है, इधर बना लेता हूं, तैर रही है, कुछ भी कर रही है, बेसिकली ये फोर्स लगा रही है पानी पे, इसका कोई वेट होगा। अब इसी तरह यहां से कुछ पानी यहां से इसके वेट की वजह से डिस्प्लेस होगा ना, इधर इधर होगा, और वो इस पे भी ऑपोजिट फोर्स लगाता है। न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा होगा, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, इन रिटर्न वो भी क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। किसी को थप्पड़ मारो ना, आगे से वो मारेगा या नहीं मारेगा, आजकल कोई माफ नहीं करता, इसीलिए मत मारना, खुद नहीं भी मारेगा ना तो घर जाके बताएगा, तो उसकी अम्मी जी आ जाएंगी कि मेरे पुत्र के साथ किसने हाथ लगाया। तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है, ऐसा नहीं होता कि रिएक्शन ना हो, तो ये हर जगह पे होता है। ओके, वही वाला सारा कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाओ ना। देखो पानी की सरफेस थी, इधर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आया ना या तैर रहा है
तो इसका जो एक्शन होगा उसके रिएक्शन भी पानी कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। जब जब कभी भी फ्लोटिंग की बात हो ना, ये तैरने शेरने की बात हो ना, तो याद रखना फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के लिए एक फार्मूला यूज होता है, ये वाला। कौन सा? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे ये देखो जो चीज तैर रही थी ना, देखो वो बर्फ का जो भी टुकड़ा है उसका वेट किसके बराबर होगा? बायएंड फोर्स। मतलब यहाँ पे आपकी वाटर की सरफेस है, इधर वो टुकड़ा तैर रहा है ना, तो ये जो फोर्स क्या कर रहा है? वाटर पे लगा रहा है अपने वेट की वजह से, वेट ही की वजह से लगा रहा है, तो वाटर इस पे इन रिटर्न फोर्स लगा रही है, जिसको बायएंड फोर्स कहते हैं, या इसको आप वेट ऑफ डिस्प्लेस सी वाटर भी कह सकते हो। देखो ये भी तो बेसिकली वेट ही हुआ ना, ये इसके वेट की वजह से यहाँ पे कुछ पानी क्या होगा? डिस्प्लेस होगा, वही बेसिकली इसको ऑपोजिट फोर्स लगा रही है। आप कुछ भी कह सकते हो। तो यहां तक बात क्लियर है। जब भी फ्लोटिंग का कंसेप्ट आए ना, तो याद रखना यही लगेगा कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो तैर रहा है उसका वेट एंड उसके ऑपोजिट कोई ना कोई पानी डिस्प्लेस हुआ, उसके ऑपोजिट भी फोर्स लगाएगा। तो ये फार्मूला, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। यहां तक बात क्लियर है? आसान थी? हाँ जी, बहुत ना आसान बात है। अब देखो मैं यहां से वेट ऑफ ऑब्जेक्ट भी फाइंड करता हूं, या बायएंड फोर्स फाइंड करो, या वेट ऑफ डिस्प्लेस सी वाटर है की बात है, ये दोनों चीजें फाइंड करता हूं। फाइंड करने के बाद इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, तो उसके बाद हम डेंसिटी जो हमारे पास है आइसबर्ग की आसानी से फाइंड कर लेंगे। ओके, अब देखो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये जो होता है W इज इक्वल टू mg। ओके, ऐसा ही है ना, मैंने वही लिखा। हमें पता है W इज इक्वल टू किसके बराबर है? mg के बराबर है। अब यहां पे तो बात हो रही है ये डेंसिटीज वगैरह की, तो कहीं ना कहीं से हमें डेंसिटीज का चक्कर शक्कर भी लाना पड़ेगा। यहां पे मैंने बताया ना कि डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, पढ़ा होगा, पता होगा। तो मैं लिख सकता हूं एज वी नो दैट, देखो ये बेसिकली डेंसिटी ही है ना, इसी का सिंबल है। लिख सकता हूं डेंसिटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। आपको क्या चाहिए? मैस चाहिए, तो वॉल्यूम यहां पे डिवाइड है, इधर लेके आओ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैस इज इक्वल टू रो क्रॉस वी। ओके, इक्वेशन 3 आ गई। अब जरा इस 3 को इस 2 में पुट करो। ओके, W किसके बराबर? आप M की जगह पुट करो ना, डेंसिटी यहां पे भी इसको क्या कह दो? डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग N2 V, सॉरी, क्रॉस V लिख दो। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब M मैंने किधर? 2 में पुट किया यूजिंग इक्वेशन, देखो 3 इक्वेशन 2 में, तो W किसके बराबर आया? डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग N2। देखो ये V M की जगह पुट हो गए, ये दो चीजें, ये G एज इट इज। ये आपके पास इक्वेशन 4 आ गई, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो यहां पे कौन से ऑब्जेक्ट की वेट की बात हो रही है? कौन सा ऑब्जेक्ट वाटर की सरफेस पे तैर रहा है? वो हमारे पास बर्फ का टुकड़ा ही है ना, देखो। ओके, तो उसी का वेट हमने फाइंड कर लिया, जिसको मैंने W कह दिया। ओके, यहां तक क्लियर है। अब बायएंड फोर्स पे आ जाओ, या इसको आप वेट ऑफ डिस्प्लेस सी वाटर भी कह सकते हो। देखो ये भी तो बेसिकली एक वेट ही है ना, वही फार्मूला लगेगा W इज इक्वल टू mg। M हमारे पास आइसबर्ग N2V, वही मैंने लिखा कि वेट ऑफ डिस्प्लेस सी वाटर इज इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी किसकी? सी वाटर की ना। अब देखो क्या पानी की बात हो रही है ना, ऑपोजिट फोर्स नीचे से पानी तो लगाएगा, जहां पे उसका वेट लगा, उसका वेट की वजह से पानी डिस्प्लेस हुआ, तो वही तो अब ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है ना, तो डेंसिटी किसकी बात हुई? सी वाटर की बात हुई, N2V2। अब देखो
क्रॉस जी। देखो m हमारे पास किसके बराबर है, रो इनटू v के बराबर है, g ये वाला। अब समझने की बात यह है कि हमने यहाँ पे v1 क्यों नहीं यूज किया, v क्यों नहीं यूज किया, v2 ही क्यों यूज किया। अब देखो जरा, बहुत आसान सी बात है, डेंसिटी किसकी बात हो रही है, सी वाटर की, समुद्र के पानी की, या वेट, किस वेट की बात हो रही है, ये हमारे पास सरफेस थी, इस वेट की बात हो रही है ना, जो पानी हमारे पास, सॉरी हाँ, जो पानी डिस्प्लेस हुआ वेट की वजह से, तो वो क्या है, इसकी सरफेस के अंदर है। तो हमने क्या कहा हुआ, वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग बिलो वाटर V2 है ना बच्चों, तो V2 आएगा। ओके, आसान है, बहुत आसान है। अब आओ V2 से वैल्यू पुट करो, किसके बराबर है, 9/10 V के बराबर है। तो V2 मैंने 9/10 V के बराबर पुट कर दी। बेशक इसको नाम दे दो यूजिंग, आपने क्या किया, वैल्यू ऑफ V2 वी गेट, हमने उसकी वैल्यू भी यूज कर ली। इधर पीछे आप ये वाला सारा सेंटेंस लिख दो। क्लियर है, आसान बात थी, बहुत डिटेल से बताई है, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा मुश्किल है, बट आसान करके पढ़ेंगे। अब देखो मेरे पास वेट ऑफ डिस्प्लेसिव वाटर भी आ गया, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आ गया, दोनों चीजें आ गई इक्वेशन 4 एंड 5 में। यहां पे W है, पीछे आप लिख दो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट या वेट ऑफ आइसबर्ग। ठीक है, क्लियर है, इज इक्वल टू W इज इक्वल टू ये कर दो। ओके, क्लियर है यहां तक। अब क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन 4 ये वाला वेट एंड इक्वेशन 5 ये वाला वेट पुट कर देते हैं, फाइंड कर लिए ना। अब देखो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वेशन 4 क्या है, इक्वेशन 4 है जी डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग N2V N2G इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस सी वाटर। वो कौन सा है, ये वाला है क्या, डेंसिटी ऑफ सी वाटर क्रॉस 9/10 VN2G। अब देखो जरा, क्या यहां से G और G भी कैंसिल, ओके, जब इक्वल टू के इस साइड और इस साइड सेम टर्म्स हो ना, वो कैंसिल हो जाती है, मल्टीप्लीकेशन में हो। अब देखो ये V और ये V भी कैंसिल हो रहा है ना। हाँ, आपने फाइंड क्या करना है, डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग। देखो ये तो यहाँ पे अकेली है जो आपने फाइंड करनी है, क्योंकि इसके साथ वाली दोनों टर्म्स खत्म। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सी वाटर क्रॉस 9/10। ओके, क्लियर है, बात आ गई ना समझ। देखो यहां से V, उधर भी V था, सेम टर्म्स हो, मल्टीप्लीकेशन में हो तो कैंसिल हो जाती हैं। ओके, अब आ जाओ G और G भी सेम थे ना, खत्म, बचा क्या, डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग जो हमने फाइंड करनी है अकेली ही है ना। अब देखो जो चीज बेसिकली हमने फाइंड करनी होती है हम उसको अकेला रखते हैं। ओके, यहाँ पे अकेली आ गई तो वैल्यू पुट करो इसकी। देखो डेटा में डेंसिटी ऑफ सी वाटर क्या है, 1.025 into 9/10। अब जरा कैलकुलेटर पे करो, 9/10 मल्टीप्लाई बाय 1.025, जल्दी जल्दी निकालो कैलकुलेटर, लिखो 9/10 मल्टीप्लाई बाय 1.025, ये आ जाता है 0.92। डेंसिटी की क्या यूनिट होती है, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस की यूनिट होती है केजी, बट इधर अगर हम डेटा में देखें तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये यूज करना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब है। ओके, क्लियर है। यहाँ पे ना आपके पास बर्फ का जो टुकड़ा था उसकी डेंसिटी हमने फाइंड कर दी। तो पहला न्यूमेरिकल थोड़ा सा मुश्किल था बट बहुत आसान करके पढ़ लिया। एक बार फिर देख लो, बेसिकली कंसेप्ट क्या था,
लाइंस दो तीन ही लिखी हुई हैं, लेकिन कंसेप्ट बड़ा गहरा है इसमें। हमारे पास ये कोई भी वाटर की सरफेस है, इस पे कोई भी बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ है। ओके, हमें ये जो बर्फ का टुकड़ा है इसकी डेंसिटी भी दी हुई है, फिर ये जो पानी है नीचे इसकी डेंसिटी भी दी हुई है। ओके, हमें फिर ये जो वाटर की सरफेस से ऊपर वाला वॉल्यूम है वो दिया हुआ है 1/10 ऑफ टोटल वॉल्यूम V। हमने सबसे पहले लेट किया कि जो टोटल वॉल्यूम है वो V है, फिर ये जो सरफेस है इसके ऊपर वाला पोर्शन 1/10 है जिसको मैंने V1 कहा। अब V1 का पता है, V हमने लेट कर लिया, तो ये जो बर्फ का टुकड़ा पानी के अंदर है ना, इसका वॉल्यूम निकालना तो आसान हो गया। V2 कैसे आएगा? अब जो टोटल है उसमें से बाहर वाला पोर्शन निकाल लो, अंदर ही वाला बचेगा ना, कॉमन सेंस की बात है। यस, V2 कैसे आएगा? V माइनस V1। अब देखो V तो नहीं है, एज इट इज V1 आपके पास 1/10 V है। अब ये तो मैथमेटिक्स में सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए हुए हैं ना, जब भी डिनोमिनेटर एक और दूसरी तरफ कुछ भी ना हो तो ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आसान सी ट्रिक है। तो देखो 10V माइनस इधर वाला 1V डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज, 10 में से 1 गया 9V। ओके, फिर हमारे पास हमें डेंसिटी दी हुई है पानी की, समुद्र के पानी की। ओके, और हमें डेंसिटी ये जो बर्फ का टुकड़ा है ना, इसकी डेंसिटी मालूम करने का कहा गया है। अब इसमें सॉल्यूशन पे आते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करें? जब भी ये तैरने शेरने वाला फ्लोटिंग वाला कंसेप्ट आता है ना, तो याद रखना आर्किमेडिस प्रिंसिपल यूज होता है। क्या? ये जो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है इसका वेट किसके बराबर होता है? नीचे से जो पानी इस पे फोर्स लगाता है, ठीक है, उसको आप वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर भी कह सकते हो। ओके, फिर हमने पहले ये दोनों चीजें निकाल दी, दो एक फार्मूले यूज किए। वेट का होता है mg, एंड उसके बाद जो डेंसिटी m का कंसेप्ट नहीं था, हमने m से खत्म किया डेंसिटी वाला फार्मूला लगा के, क्योंकि हमें तो डेंसिटी ही चाहिए ना यहाँ पे। ओके, अब देखो WmG के बराबर था, हमें पता है डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम होती है, मैस निकाला, वॉल्यूम ला के इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, क्लियर है। अब m इधर यूज कर दो, W इज इक्वल टू m डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग N2 VG एज इट इज। क्लियर? अब देखो यहाँ पे पीछे लिखना क्या, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट या वेट ऑफ आइसबर्ग। अब बात आ गई जो हमारे पास वेट ऑफ डिस्प्लेस सी वाटर या जो हमारे पास ऑपोजिट बेयंट फोर्स लग रही है। प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, गलत हो जाता है, कंसेप्ट समझना। अब देखो वाटर ऑफ डिस्प्लेस सी वाटर, वही कंसेप्ट, वही वेट का mg फार्मूला है, या जो हमारे पास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी, V2 क्यों यूज किया बताया, सुन लो। फिर हमने क्या किया, V2 की वैल्यू यूज की, दोनों वैल्यूज आई, फार्मूला में पुट की, तो हमारे पास डेंसिटी निकल आई पानी के टुकड़े की। ओके, क्लियर है? आसान था तो नहीं, बन गया ना। अब जरा एक दो बार खुद माइंड में लगाओ, ये वाला सारा कंसेप्ट ना कर लो। ओके, क्लियर है? अब इसी तरह इसका प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, मैंने सारा सोल्यूशन कर दिया है। अब हम इसको स्टेप वाइज समझते हैं। देखो, जब भी न्यूमेरिकल का नाम आए ना, तो सबसे पहली जो चीज आपके माइंड में आए कि गिवन डेटा लिखते हैं, मतलब स्टेटमेंट पढ़ो, उसमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है ना, सबसे पहले उसको लिखो। ओके, फिर जो चीज उन्होंने फाइंड करने के लिए बोली हुई है, हेडिंग बनाओ, टू फाइंड या टू कैलकुलेट, उसके बारे में लिखो। क्लियर है? फिर आओ सॉल्यूशन पे, फिर सॉल्व करो। ये जो उन्होंने फाइंड करने का बोला है ना भैया, इसको फाइंड कर लो। ओके, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आप सॉल्यूशन की जगह एक और हेडिंग भी बना सकते हो, फार्मूला एंड कैलकुलेशंस। ठीक है, एक ही बात होती है, या आप ये लिखो या फार्मूला एंड कैलकुलेशंस लिखो। अब देखो स्टेटमेंट तो यहां पे नहीं लिखी ना, जरूरत तो नहीं है, पढ़ के बताता हूं, समझाता हूं। वो कह रहे हैं स्टेटमेंट में कि हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब का पता है ना क्या होता है, इस तरह का। ये ठीक है। अब देखो एक क्यूब है जिसका मैस क्या है जी, 50 ग्राम। वही चीज मैंने लिख दी
कि इसका मैस क्या है 50 ग्राम, मैस ऑफ मेटल क्यूब एम, मैस के एम से रिप्रेजेंट करते हैं ना 50 ग्राम। ओके क्लियर है यहां तक। अब फिर वो स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि अब हम ये जो हमारे पास क्यूब है इसको पानी में क्या करते हैं, डिप करते हैं पूरे का पूरा। ये हमारे पास समझ लो वाटर की सरफेस है, ये सारा यहाँ पे क्या है, पानी है। हमने क्यूब को पानी में डाला विद द डेंसिटी, डेंसिटी किसकी, लिक्विड की। वही चीज मैंने लिखा डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो, क्या डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वही लिखा। ओके किसके बराबर है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके अगर अगर किसी जगह पे ग्राम ऐसे लिखा हुआ नजर आए ना तो घबरा मत जाना, एक ही बात होती है। अब देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये डिवीजन है। अब देखो मैं इसको नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर प्लस है माइनस हो जाती है। ओके क्लियर है। ये ना कहना सर सेंटी की पावर प्लस 1 है, ऊपर जाके ये भी तो -1 हो जाएगी, नहीं। ऐसा यूनिट्स के बारे में पता है, वहां पे बताऊंगा अभी कि क्या जब भी आपके पास जैसे किलोमीटर स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर है मीटर का स्क्वायर नहीं, ये पूरी यूनिट का स्क्वायर होता है, याद रखना। यही वाला कंसेप्ट यहां पे अप्लाई हो रहा है। ओके क्लियर है। अब देखो जब ये क्यूब यहां पे पानी में डाला ना तो इसने पानी के मालिक्यूल्स को डिस्प्लेस किया। जाहिर है पानी में आप पत्थर फेंको तो क्या होता है, वो जाके उसके मालिक्यूल्स को डिस्प्लेस करता है ना। अब जिनका वेट हमारे पास दिया हुआ है डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया 40 ग्राम। अब वेट और मैस का सेम कंसेप्ट होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जब हम इनका डिफरेंस पढ़ेंगे तब बताऊंगा। अभी के लिए याद रखो मैस वजन ही तो होता है ना, वेट भी तो वही चीज होती है। ओके क्लियर है, इनमें डिफरेंस भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए याद रख लो कि वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड क्या है 40 ग्राम है। हमने फाइंड क्या करना है, डेंसिटी फाइंड करनी है मेटल क्यूब की। ओके क्लियर है। यहाँ पे दो चीजें, एक हमारे पास क्यूब की कहानी है, एक हमारे पास ये पानी की कहानी है। लिक्विड पानी को कहते हैं ना। अब देखो जरूरी नहीं पानी को कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो मतलब जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, या अब देखो पानी हमारे पास लिक्विड है, इसको हम जिस शेप में डालें वो शेप अडॉप्ट कर लेती है। ओके ये हम सॉलिड लिक्विड गैसेस में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखो कि हम लिक्विड में किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं। ओके क्लियर है। फिर आ जाओ सोल्यूशन पे। हमें पता है ना ये जो डेंसिटी होती है ये होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर मैं डेंसिटी क्यूब की फाइंड कर रहा हूं, क्यूब रो क्यूब, ये किसके मैस ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा। मैस ऑफ क्यूब तो मेरे पास गिवन है बट वॉल्यूम ऑफ क्यूब नहीं गिवन, तो मुझे सबसे पहले इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना पड़ेगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके एक एक स्टेप लिखा हुआ है। अब देखो बेसिकली जब मैंने ये जो क्यूब था इसको पानी में डाला ना तो इसने क्या किया, वहां पे कोई स्पेस ऑक्यूपाई की, कंप्लीटली सबमर्ज किया, मतलब कंप्लीटली इसको पानी में डाला, यही लिखा जो आपकी स्टेटमेंट है। क्यूब को कंप्लीटली सबमर्ज किया हुआ लिक्विड में। सो ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, देखो क्यूब को जहां पे डाला ना तो वहां से वॉल्यूम मतलब जो मॉलिक्यूल्स हुए डिस्प्लेस हुए इधर, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड लिखो या वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखो, एक ही बात है, दोनों बराबर ही हैं। बात आई समझ कैसे बराबर है। देखो क्यूब को पानी में डाला तो जितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा वही तो है ना वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वहीं से तो हमारे पास आपके पानी के मॉलिक्यूल्स उधर गए जहां पे लिक्विड सॉरी वो क्यूब आया। या वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखो या वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड लिखो, एक ही बात है। मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखा। अब आप समझ लो कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को इधर लेके आओ, V रो इज इक्वल टू m, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू m बाय रो डेंसिटी, मतलब वॉल्यूम होता है मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मैस और वेट का मैंने आपको देखो अभी गिवन है वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, तो वेट ही लिखो, जो गिवन है वही लिखो। मैस और वेट एक ही चीज समझो, अभी बताऊंगा डिफरेंस में तब पढ़ेंगे ना, अभी एक ही चीज समझ लो, दोनों की यूनिट भी सेम होती है, सब कुछ सेम होता है,
थोड़ा सा जो डिफरेंस है पढ़ेंगे। मैथ्स की जगह मैंने वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड ही रखा क्योंकि है की बात है बच्चों। फिर देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड सब कुछ वही है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब को भूल जाओ ना, डिस्प्लेस लिक्विड लिखो इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। यहां से ये फार्मूला आया। ये भी बात क्लियर है। एक एक सेंटेंस इसलिए लिखवाता हूं ना ताकि आपको ये भी पता हो कि यहाँ पे तो डिस्प्लेस देखो, जैसे यहाँ पे क्यूब था, डेंसिटी ऑफ क्यूब, इधर मैस ऑफ क्यूब भी था, इधर वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी था। आप लोग नेक्स्ट आगे यहाँ पे कंफ्यूज तो ना होना कि वॉल्यूम ऑफ इधर क्यूब है तो इधर क्यूब क्यों नहीं है भैया, यहाँ पे तो भी क्यूब होना चाहिए ना। ओके, समझ आई कि मैंने यहाँ पे क्यूब क्यों लिखा है, क्योंकि है की बात है। अब देखो वेट हमारे पास 40 ग्राम है। अब मैस बाय डेंसिटी होता है जी, वेट कहां से आ गया, है की बात है। ओके क्लियर है। हाँ, अब देखो वेट बाय डेंसिटी, वेट 40 ग्राम है, डेंसिटी 0.8। यहाँ पे यूनिट ना भी लिखो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल जो लास्ट पे आंसर आता उधर ही यूनिट लिख तो है की बात है। ये छोटी छोटी चीजें ना पता होनी चाहिए। कैलकुलेटर लो, 40 को 0.89 पे डिवाइड करो, देखो ये ग्राम और ग्राम यहां से खत्म, सेंटीमीटर क्यूब डिनोमिनेटर में है, ऊपर आपके पास सॉरी ऐसे है, ये ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब। इसको ग्राम डिवाइडेड बाय 2 है ना, इनको डिवाइड कर दिया, इस डिवीजन को हमने बना के लिख दिया जी आपने डिवाइडेड बाय 1 है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं ये बेसिकली ऐसे, ये सिंपल आप ये समझ लो कि ग्राम डिवाइडेड बाय आपके पास ग्राम इनटू सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1। अब देखो ये जो थर्ड टर्म होती है इधर जाती है, ये आपके पास इधर आती है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय ग्राम, खत्म तो सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया तो यूजिंग इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 मैस ऑफ क्यूब दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये आया, दोनों को क्या करो डिवाइड करो, 50-50 खत्म, 1 ग्राम डिवाइडेड बाय पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके क्लियर है। अब आओ ये वाली चीज में एक बार आपको फिर बताता हूं, हमारे पास यूनिट्स हैं ग्राम डिवाइडेड बाय पर सेंटीमीटर, आपके पास क्या है जी, क्यूब है। अब देखो इस ग्राम ये हमारे पास है, बट ये डिवीजन है, डिवाइडेड बाय ग्राम डिवाइडेड बाय पर सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना। अब देखो ये हमारे पास डिवीजन की लाइन थी, यहाँ पे ये ग्राम था, मैंने ये ग्राम एज इट इज रखा, ये जो डिवीजन थी इसको मैंने डिवीजन में कन्वर्ट किया, ये ऐसे लिख सकता हूं ना, ग्राम बाय पर सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात है। अब जरा इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर क्यूब उधर, ग्राम नीचे खत्म तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ओके, इस तरह याद रख लो। इस तरह भी याद रख सकते हो कि ये जो थर्ड टर्म होती है फर्स्ट में चली जाती है, खत्म, 4 कोई टर्म होती तो सेकंड में चली जाती। ओके क्लियर है। ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं ना, याद रखना, यहीं से ये छोटे छोटे कंसेप्ट बना के आगे जाना, ताकि आगे जाके ना फिजिक्स के मैदान में बहुत अच्छी तरह से खेल सको। ओके क्लियर है। अब जो हमारी पहली वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आई थिंक कोई 30 मिनट के करीब तो पहुंच चुकी होगी, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स। पहला थोड़ा सा मुश्किल था बट मैंने बहुत टाइम रिपीट किया ताकि आप लोगों के माइंड में ना बातें बैठ जाएं अच्छे से। फिर ये भी बड़ा आसान सा था, एक एक चीज बताई, यूनिट्स के बारे में भी बताया, सब कुछ बताया ताकि एकदम आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, अब इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके जो रिमेनिंग 5 न्यूमेरिकल्स हैं सॉल्व करेंगे। ये 2 न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व कर लो, फिर आना उस वीडियो पे, तब तक आ जाएगी। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।